वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग कंट्रोल यूनिट कवर करने वाले हैं। कंट्रोल यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर द सब्जेक्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर और मे बी समटाइम दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल यूनिट इज ऑफ टू टाइप। द फर्स्ट वन इज हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड द अनदर वन इज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम लोग पहले कंट्रोल यूनिट का बेसिक्स कवर करेंगे, समझेंगे कि कंट्रोल यूनिट होती क्या है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिस्कस करेंगे। अब आप समझिएगा कि बेसिकली व्हाट इज व्हाट इज दिस कंट्रोल यूनिट। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो सीपीयू है, बेसिकली देखिए, दिस इज आवर सीपीयू, राइट। सीपीयू क्या करता है, यहाँ पर अगर हम कहें कि ये इनपुट डिवाइसेस हैं, राइट, दिस इज आउटपुट डिवाइसेस एंड यहाँ कहीं पे हमारी मेमोरी यूनिट एग्जिस्ट करती है, राइट। दिस इज आवर मेमोरी यूनिट। अब इनसाइड द सीपीयू आपके पास तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। क्या? फर्स्ट वन इज एएलयू, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। द सेकंड वन इज व्हाट? कंट्रोल यूनिट। एंड द थर्ड वन इज रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है? रजिस्टर सॉरी, रजिस्टर क्या है? ये एक टेम्परेरी मेमोरी है जो एएलयू को कैलकुलेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करने का काम करती है। इंस्ट्रक्शंस को लाना, इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर स्टोर करना, टेम्परेरी रिजल्ट्स जितने भी होते हैं, यू नो व्हाट, वो सब रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं और कैलकुलेशन का काम आपकी एएलयू करती है। अब आप पूछेंगे कंट्रोल यूनिट के ऑपरेशंस क्या होते हैं। देखिए, सीपीयू जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करती है, वेदर दीज ऑपरेशंस आर लॉजिकल और अरिथमेटिक और डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म करती है, उन सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेट करने का डिफरेंट पार्ट्स के साथ काम आपकी कौन करती है? कंट्रोल यूनिट करती है। इनपुट डिवाइसेस से डेटा आता है, उसको इंस्पेक्ट करना, कहाँ से डेटा आएगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, ये सब इंस्पेक्ट करना, आउटपुट पे क्या जाएगा ये देखना, और मेमोरी यूनिट से कौन सा डेटा आता है, कौन से एड्रेस से डेटा आ रहा है, कंट्रोल बस को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल सिग्नल्स को कोऑर्डिनेट करना, ये सॉरी, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना, ये सारे फंक्शन आपके कंट्रोल यूनिट के होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट को ही थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो अभी अभी बात करी हमने, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंट्रोल यूनिट। देखिए, द बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंट्रोल यूनिट, द फर्स्ट वन, डेटा एक्सचेंज ऑफ सीपीयू। अभी मैंने आप लोगों को बताया, डेटा एक्सचेंज ऑफ सीपीयू मतलब मेमोरी मॉड्यूल और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से डेटा लेकर के सीपीयू को प्रोवाइड करना और कैलकुलेशन करने के बाद वापस उसी डेटा को कहाँ, मेमोरी में स्टोर कर देना या फिर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के ऊपर शो कर देना। ये डेटा एक्सचेंज का जो काम है, दैट इज, आप समझिएगा कि रजिस्टर से डेटा कहाँ, मेमोरी को वापस भेजना, या स्टार्टिंग में कहीं मेमोरी से डेटा को रजिस्टर तक लेकर के आना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा सीपीयू के रजिस्टर्स तक लेकर के आना, ये सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम आपकी कंट्रोल यूनिट का होता है। अच्छा, उसके साथ साथ इंटरनल ऑपरेशन जितने भी हैं, उनको परफॉर्म करवाने का ड्यूटी कंट्रोल यूनिट की। अब इंटरनल ऑपरेशन क्या क्या? देखिए, अगर रजिस्टर्स के बीच में डेटा को मूव कराना है, दैट इज, इफ यू वांट टू मूव the data between these two register R1 and R2, then ये डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन भी कंट्रोल यूनिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंट्रोल यूनिट को ही देखना है, उसी को कोऑर्डिनेट कराने ये सभी ऑपरेशन। एएलयू को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये कंट्रोल यूनिट का काम है, ये बताना कंट्रोल यूनिट का काम है। और जितने भी इंटरनल ऑपरेशन आपका सीपीयू परफॉर्म करता है, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंट्रोल यूनिट की। तो यू नो व्हाट, कंट्रोल यूनिट तो पूरे सीपीयू की सभी मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल और इंपॉर्टेंट हार्डवेयर पार्ट है, राइट। अब इन सारी चीजों को करने के लिए आपके कंट्रोल यूनिट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या चीजें हैं जो कंट्रोल यूनिट को पता होनी चाहिए, कौन कौन से वो माइक्रो ऑपरेशंस है जिनकी जानकारी कंट्रोल यूनिट को होनी चाहिए, राइट। तो इस काम के लिए सीपीयू के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पता होना जरूरी है। कौन से रजिस्टर है,
कितनी बिट के रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कब डेटा आया था, प्रोग्राम काउंटर ने कब वैल्यू को आगे बढ़ाना है, सभी रजिस्टर्स को कोऑर्डिनेट करना। ये चूंकि सीपीयू को करना है तो इसलिए उसको बेसिक कंपोनेंट की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी, सीपीयू कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है? वो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, या फिर कोई अदर ऑक्सिलरी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कंट्रोल यूनिट की। दैट इज, कंट्रोल यूनिट को ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं एडवांस में पता होनी जरूरी है कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, राइट। अब हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर कंट्रोल यूनिट की कैसी होती है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ से कंट्रोल यूनिट को इनपुट मिलती है, किसको कंट्रोल यूनिट आउटपुट भेजती है, ये सब समझ लेते हैं एक बार। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली कंट्रोल यूनिट की हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कंट्रोल यूनिट को सबसे पहले इनपुट मिल रही है कहाँ? क्लॉक से। दैट इज क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल, और वो भी सिंक्रोनाइज मैनर में, हमेशा मास्टर क्लॉक सिग्नल, यस। और कैसे? सिंक्रोनाइज मैनर में। देखिए, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस क्लॉक के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो मेरी रजिस्टर्स की या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की अदर वीडियोस है, वहां मैंने बताया। लेकिन फ्लिप फ्लॉप्स में भी मैंने ये बात बताई है। पर सिंक्रोनियस का मीनिंग आप समझिएगा। अगर मैं कहती हूँ कि क्लॉक मेरी सिंक्रोनाइज मैनर में काम कर रही है, तो आप समझिएगा कि एक मास्टर क्लॉक है। उस मास्टर क्लॉक की वजह से जितने भी फ्लिप फ्लॉप आपके हैं सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर फ्लिप फ्लॉप नहीं कहूंगी मैं, सॉरी, मैं कहूंगी फ्लिप फ्लॉप क्या, कि जितना भी हमारी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट पे फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, हमारे रजिस्टर्स के लिए जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, या जितने अलग कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स के अकॉर्डिंग काम होते हैं, उन सब के लिए एक मास्टर क्लॉक है। और सभी टास्क जो परफॉर्म हो रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रहे हैं? मास्टर क्लॉक के अकॉर्डिंग। यानी कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इनपुट जो मिलता है कंट्रोल यूनिट को, वो क्या मिलता है? मास्टर क्लॉक से सिग्नल मिलता है, राइट। दूसरा, फ्लैग से इनपुट आती है। देखिए, फ्लैग से इनपुट, मान लीजिए कि प्रीवियस कोई ऑपरेशन था, कैरी फ्लैग से इनपुट, साइन फ्लैग से इनपुट, जीरो फ्लैग से इनपुट, है ना, ऑक्सिलरी फ्लैग से इनपुट, सभी फ्लैग्स से जो इनपुट इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो भी कंट्रोल यूनिट को एज अ इनपुट मिलती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट इनपुट कहाँ से मिल रही है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमेशा क्या करता है? जो हमारी एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये उसको लेकर के चलता है। दैट इज, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहती हूँ A+B, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन सी परफॉर्म होनी है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को पता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इनपुट किसको मिलती है? कंट्रोल यूनिट को इनपुट मिलती है। ये बातें हुई कि हमने कंट्रोल यूनिट को इनपुट कहाँ कहाँ से दी। एक और बात है, ये हमारी कंट्रोल बस है, तो कंट्रोल बस से भी इनपुट कंट्रोल यूनिट को मिलती है। लेकिन अब कंट्रोल यूनिट आउटपुट क्या क्या जनरेट करिए, देखिए, इन सारी क्लॉक के बेस पे, फ्लिप फ्लॉप के फ्लैग्स के बेस पे एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बेस पे आपकी कंट्रोल यूनिट क्या करती है? आपकी कंट्रोल यूनिट डिसीजन लेती है, और वो डिसीजन लेकर के कि ये टास्क परफॉर्म कराना है, ये कंट्रोल सिग्नल भेज देती है विद इन सीपीयू। सीपीयू के लिए कंट्रोल सिग्नल भेज देती है। और या फिर ये कंट्रोल सिग्नल किसके लिए भेज देती है? कंट्रोल सिग्नल टू दी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस को कंट्रोल सिग्नल भेज देती है, ताकि मेमोरी से इंटरेक्शन जो करना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरेक्शन करना है, जो जितने भी इंटरेक्शंस करने हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्ट्रक्शन सेंड करनी है, उन सिग्नल्स को ये कहाँ? कंट्रोल बस पे भेज देती है। और कंट्रोल बस अकॉर्डिंगली उन ऑपरेशन, उन सिग्नल्स को कम्युनिकेट कर देती है उस पर्टिकुलर पार्ट के को जिसके लिए सिग्नल जनरेट हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके कि इनपुट क्या क्या है। मास्टर क्लॉक, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इनपुट, देन फ्लैग से, और कंट्रोल सिग्नल जो कि कंट्रोल बसेस से आए। तो ये हमने एक तरीके से बेसिक आर्किटेक्चर समझ लिया कंट्रोल यूनिट का, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझ लेते हैं कि हमारी कंट्रोल यूनिट का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? वो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। सेकंड इज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, और भी आपके पास है विल्कीज कंट्रोल यूनिट एंड सो ऑन, उन पे भी हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अब इसको हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्यों कहा गया? क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट किसी प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड ना होकर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर
हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स को, डिकोडर को, फ्लैग्स को, इन सभी चीजों को यूज कर रहे हैं ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए। दैट मीन्स हार्डवायर्ड कहने का रीजन यही है कि इट डील विद हार्डवेयर डायरेक्टली। देखिए, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट बेसिकली यूनिट इज डिजाइंड एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट के तरीके से डिजाइन किया गया है, यानी कि कंट्रोल यूनिट को इम्प्लीमेंट किससे किया गया है? गेट्स की हेल्प से किया गया है, फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से किया गया है, डिकोडर की हेल्प से किया गया है, या जितने भी अदर डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनकी हेल्प से आप लोगों ने इस हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को डिजाइन किया है। एक और बात है, ये डायरेक्ट हार्डवेयर पार्ट के साथ डील कर रही है, डायरेक्ट हार्डवेयर पार्ट से मिलकर के इसको डिजाइन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट की जो स्पीड होती है वो इन कंपैरेटिव टू माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट कैसी होती है? फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ डील कर रही है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग करके डीलिंग नहीं करनी है। जितना भी कोऑर्डिनेशन है वो डायरेक्ट हार्डवेयर पार्ट्स के थ्रू कर रही है, तो ये फास्ट ऑपरेशन परफॉर्म करती है इन कंपैरेटिव टू माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ध्यान रखिएगा ये बात, इंटरव्यू क्वेश्चन, कंपटीशन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी बात, मेजर इनपुट टू दी सर्किट एंड इंस्ट्रक्शन, द क्लॉक एंड फ्लैग। मेजर इनपुट कहां से मिल रही है? देखिए, चूंकि कंट्रोल यूनिट है तो भैया मेजर इनपुट तो क्लॉक एंड फ्लैग से ही मिलनी है। क्लॉक से टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल आएंगे, मतलब मास्टर क्लॉक से। फ्लैग से अदर चीजें आएंगी कि लाइक कैरी। देखो, मैं आपको बात करती हूँ साइन फ्लैग की। मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था अभी, उस ऑपरेशन का रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो कैरी फ्लैग की जो वैल्यू होगी, सॉरी साइन फ्लैग की जो वैल्यू होगी वो जीरो जाएगी। लेकिन अगर ऑपरेशन का रिजल्ट माइनस है, नेगेटिव है, तो कैरी साइन फ्लैग की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जीरो साइन बिट हम किसके लिए यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 1 साइन बिट यूज होती है किसके लिए? नेगेटिव नंबर के। तो इसलिए फ्लैग से इनपुट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मान लीजिए कि किसी प्रीवियस ऑपरेशन में, लेट अस से कि प्रीवियस ऑपरेशन था 1+1, 1+1 0, कैरी ओवर 1। तो ये कैरी पिछले प्रीवियस ऑपरेशन में क्या कोई कैरी जनरेट हुआ था? ये कौन लेकर के चल रहा है? कैरी फ्लैग लेकर के चल रहा है। और अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है तो दैट मींस प्रीवियस ऑपरेशन में कोई कैरी जनरेट हुआ था। और अगर वैल्यू 1 नहीं है तो समझ लीजिएगा कि प्रीवियस ऑपरेशन में कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ था। इसलिए कंट्रोल यूनिट को फ्लैग से इनपुट मिलनी बहुत जरूरी है। और उसके अलावा कहां से? देखिए, ऑपकोड कौन बताएगा? ऑपरेशन क्या परफॉर्म कराना है, ये तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है आईआर में, आपको उससे पता चलेगा। उससे आपको आपको पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो इसलिए कंट्रोल यूनिट को इनपुट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से मिलनी भी जरूरी है। कंट्रोल यूनिट लॉजिक हैज यूनिक लॉजिक इनपुट फॉर ईच ऑफ कोड। देखिए, हर ऑपरेशन कोड के लिए यहाँ लॉजिक, यूनिक लॉजिक इनपुट होती है। दैट मीन्स आपको पता है कि लाइक प्लस ऑपरेशन है तो उसके लिए अलग ऑप कोड इसने डिफाइन किया हुआ है, अलग बाइनरी एनकोडिंग उसके लिए यूज की है। माइनस ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, शिफ्ट ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट लॉजिक इनपुट। ये बिल्कुल सिंपलीफाई बात करता है आपके बारे में। और देखिए, कंट्रोल लाइन पे के जो सिलेक्शन है, वहां से कौन डेटा को कैसे लाना है, वो डिकोडर का काम होता है। और डिकोडर का काम ही क्या होता है? ऑलवेज एन इनपुट लाइन होती है और 2 की पावर एन बाय आउटपुट लाइन। देखिए, एन क्रॉस 2 की पावर एन, ये साइज होता है डिकोडर का। दिस इज अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ डिकोडर। आपने एन इनपुट दिया तो ठीक है, ये 2 की पावर एन आपको आउटपुट देता है। अब एक बार फिर से डायग्राम को समझते हैं। देखिए, इनपुट हम लोगों को कहां से मिल रही है? ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। दूसरा इनपुट हम लोगों को कहां से मिल रही है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से। आई किसके पास है? डिकोडर के पास आई है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ाया था। और इंस्ट्रक्शन साइकिल में मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। डिकोड क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो उस इंस्ट्रक्शन को जिसको आपने फेच किया है सेम लैंग्वेज में ये रीड नहीं कर सकता, तो डिकोडिंग तो आपको अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। आपको बाइनरी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। लाइक आपको 5 मिला है ना, तो आपको कम से कम ये तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ डिकोडर लगा है, और डिकोडर एन क्रॉस 2 की पावर एन। एन इनपुट अगर उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से मिली है तो उसकी 2 की पावर एन में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है। ये आपको कहां से? फ्लैग से इनपुट आई है। अब आप देखिएगा, ये सारी इनपुट
यहाँ से इनपुट लेकर के, यहाँ से इनपुट लेकर के, यहाँ से इनपुट लेकर के कंट्रोल यूनिट ने फिर से कुछ डिसीजंस लिए। फिर से इसने सोचा कि ये टास्क कैसे परफॉर्म होना है, कैसे परफॉर्म होना है, कौन-सा सिग्नल मुझे मेमोरी यूनिट को भेजना है, कौन-सा सिग्नल सीपीयू को भेजना है, कौन-सा सिग्नल किसी और को भेजना है। ये सारे काम करने के लिए इसने फिर से क्या जनरेट कर दिए, कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर दिए। तो इस तरीके से हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, राइट? चलिए, क्लॉक पोर्शन क्या करता है ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने ऑल्दो एक्सप्लेन कर दी हैं आपको सारी चीजें। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या-क्या देखा? हम लोगों ने कंट्रोल यूनिट का समझा और कंट्रोल यूनिट के साथ-साथ हम लोगों ने हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट को समझ लिया। कल की क्लास में हम लोग किसको कवर कर लेंगे? माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट को कवर कर लेंगे। ठीक है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।